नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 16 मई को देश में जो सुनामी आई, मोदी की सुनामी, पूरे देश ने इसे देखा। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी अब देश की कमान संभालने को तैयार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम वो क्षेत्रीय शत्रप जो उनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, वो जमीन सूंघते नजर आ रहे हैं, धूल चाटते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कई राज्य सरकारों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं और शुरुआत जो है वो बिहार से हो चुकी है और इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। माननीय विधायक ने नीतीश कुमार जी के इस्तीफा को नहीं माना। शुरुआत हुई बिहार से। 2013 में मोदी के नाम पर बीजेपी से अपनी राहें जुदा करते वक्त नीतीश कुमार को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि 2014 में क्या तूफान आने वाला है। 2010 में बीजेपी के साथ मिलकर बिहार का रण जीतने वाले नीतीश की 2014 में जब पैरों तले जमीन ही खिसक गई तो अपनी आंखों का पानी बचाते हुए उन्होंने नैतिकता के नाम पर इस्तीफा बढ़ा दिया। विधायक जब अड़े तो कहा कि अंतिम फैसले के लिए 24 घंटे का वक्त चाहिए। माननीय विधायक का जो बैठक हुआ, अरे नीचे करो ना यार। माननीय विधायक ने नीतीश कुमार जी के इस्तीफा को नहीं माना। लंबी बैठक चली, विधायकों ने यहाँ तक अनशन करने का दावा किया। अनशन पर बैठा, फिर उठा। कल तक के लिए मुख्यमंत्री ने समय लिया है। माननीय विधायकों के जो अनुरोध थे उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना का कद्र करता हूं, राज्य की जनता की भावनाओं का कद्र करता हूं। मुझे भी नीति और सिद्धांत के सवाल पर इतने बड़े फैसले लिए जाने के लिए हमको भी कुछ समय चाहिए। कल पुनः विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन एक नारा है, नीतीश कुमार नया बिहार। उत्तराखंड की 70 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस महज 32 विधायक लेकर सरकार चला रही है, जबकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के पास 31 सीटें हैं। बहुमत के जुगाड़ के फेर में साल भर में 2 सीएम बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 सीटें गंवा देने के बाद कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमृता जी तो कांग्रेस में, वो कहते मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन अब उनके जो पति तो पहले ही छोड़ के गए। चलो कोई बात नहीं कि भाई पति छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बेटों ने भी जो है खुद उनके साथ गए रामनगर तक और दोनों ने कहा कि एक ने कहा मैंने बीजेपी वोट दिया, एक ने कहा मैंने कहा। अब भाई देखिए, ये मतलब अमृता रावत जी ने अगर कांग्रेस से वोट मांगा होगा तो जनता को लगा होगा कि भाई इनके पति तो चलो ठीक है चले गए पहले, लेकिन अब बेटे भी इनके हाथ में नहीं है। तो अब जो बेटों का वोट नहीं डलवा पा रही है जो मिनिस्टर कांग्रेस के, तो लोग निश्चित रूप से लोगों के मन में एक शंका है। झारखंड के हालात तो और भी खराब हैं। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें मोदी ने हड़प ली और बची 2 सीटों पर सिमटने के बाद जेएमएम की साख भी दांव पर लगी है। इसी साल यहां फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में महज 2 सीटों के बहुमत से सरकार चला रहे वीरभद्र सिंह भी मोदी की सुनामी में बह गए। लोकसभा की 4 सीटें गंवा देने के बाद वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। पंजाब में कांग्रेस 2012 में एनडीए के हाथों पहले ही मुंह की खा चुकी है। अब लोकसभा चुनाव में राज्य की 13 में से 3 सीटों पर सिमटने के बाद पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार तो पूरी ताकत से पैर जमाए खड़ी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का ग्राफ यादव कुनबे की महज 5 सीटों पर सिमट जाने के बाद यहां भी असंतोष फूटने लगा है। कुल मिलाकर मोदी की सुनामी में कई प्रदेश सरकारों और पार्टियों का सियासी भविष्य भी जड़ से उखड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जनगण मन में मुद्दा है कि क्या मोदी की सुनामी में राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियों में बड़ा संकट आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या मोदी
मोदी की सुनामी उन तमाम राज्यों को निगल जाएगी जो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं या फिर जुगाड़ से चल रहे हैं? इसी पर आज हमारी खास बहस है जनगणमन की और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हैं, इसके अलावा विजय जौली बीजेपी के नेता हैं, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं यहां से लेकर यहां तक। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा हैं और आम जनता है हमेशा की तरह हमारे साथ। थोड़ी देर में हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, राजीव रंजन, जेडीयू जो कि आज पिछले 2 रोज से खबरों में लगातार बनी हुई है, बिहार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है। सबसे पहला और सीधा सवाल अवधेश जी से। अवधेश जी, जो हम बिहार में देख रहे हैं, क्या वैसी ही तस्वीर हमको हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आने वाले दिनों में यूपी में दिखेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की तत्काल संभावना नहीं है। यूपी में पूर्ण बहुमत है, एक मजबूत सरकार है, लेकिन इसको जो मोदी का साइड इफेक्ट है, इसको जरा गहराई से और दूसरे रूप में देखने की जरूरत है। देखो, जब मोदी पहली बार 6 फरवरी को जब भाषण देने आए थे और उसके बाद जो नेशनल काउंसिल हुई थी, तो मैंने जब पहली टिप्पणी की कि मोदी एक तूफान बन के आ रहा है, ये पूरी राजनीति का प्रतिमान बदल देगा और 2000 चुनाव परिणाम में हम वो सब देखेंगे जो 1947 से आज तक भारत ने नहीं देखा है। शब्दावली बदलेगी और पूरे राजनीति का एक नया स्वरूप हम देखेंगे। तो जब राजनीति में प्रतिमानात्मक बदलाव शुरू होता है, जिसको कि ये एनके सिंह कई बार इसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, मैंने हिंदी में उसको बोले हैं प्रतिमानात्मक बदलाव, कि प्रतिमान बदलने लगे हैं। तो ये जो चुनाव है भारत के इतिहास का, इसको अगर हम कहते हैं कि केवल ऐतिहासिक है तो शब्द छोटे हैं, दरअसल में ये प्रतिमानात्मक है और इसके परिणाम बड़े गहरे हैं। तो जो संकट क्या होने वाला है उसको मैं छोटे छोटे बिंदु में आपको बता रहा हूं। पहली बार जो स्थिति बनी है कि नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति 1970 में सीएम स्टीफन बने थे, इंदिरा जी हार गई थी, कि वो बिना किसी पद के सामान्य सांसद के रूप में संसद में होंगे, यानी विपक्ष दल के नेता भी नहीं होंगे। पहली बार जो 1989 से भारतीय राजनीति में एक नया दौर चला गैर भाजपा ध्रुवीकरण का, वो ध्वस्त हो गया है और उसकी जो मुख्य दूरी होती थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो एक प्रकार से खत्म हो गई है। ये असाधारण बात है, यानी वो भी तीसरा मोर्चा और गैर भाजपा इस असाधारण घटना पर मैं टिप्पणी लूंगी कांग्रेस की। प्रणव झा, आप तो प्रमुख विपक्षी दल बनने के लायक भी नहीं रहे, बचे। ज्वाली जी बगल में बैठे हैं मेरे, मैं इनको और इनकी पार्टी को बहुत बधाई देता हूं और जनता का सम्मान करते हुए इनके जनादेश को भी स्वीकार करता हूं, सिरोधार्य मानता हूं और इनको भी बधाई देता हूं। देखिए, चुनाव क्या है, हर 5 साल में देश के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं और चुनाव में हार और जीत जो है, पहले एक पहलू जो है, 2 सिक्के के जो 2 पहलू हैं वो है, तो इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। एक पार्टी हारेगी, दूसरी पार्टी जीतेगी। नहीं, लेकिन ये हार ऐतिहासिक है आपके लिए। और ये जनादेश हो या 50 सीटों का हो, 5 सीटों का हो, 50 भी तो नहीं पा पाए आप। मैं कह रहा हूँ 44 सीटें हैं, जनादेश है। जहां तक इस तरह से इस बात को देखने की, इस घटनाक्रम को जिस तरह से देखा जा रहा है, तो उसमें जो सबसे बड़ी अड़चन मुझे दिखती है वो ये कि अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। इससे फायदा क्या होगा? अगर भाजपा ये कराना चाहती है तो उसको फायदा क्या होगा? उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में सितंबर, भाजपा ने कहा ये कराई, तो जेडीयू बिहार में वो नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा दिया, बिहार से ही बात शुरू करें, इकट्ठी की। अगर बिहार से ही बात शुरू करें तो बिहार में ये परेशानी जो है वो चुनाव के पहले से हो रही थी। जब से भाजपा से अलग हुई जदयू, तभी उनमें जो है आपस में लेकर उनमें दिक्कत थी। लोग चाह रहे, कई आप बार बार सुनते थे, विधायकों के स्वर जो है वो होते थे, मुखर होते थे, वो एक तरह से कहें कि विद्रोह कहना ज्यादा स्ट्रांग एक्सप्रेशन है, पर वहां उनमें जो है अनबन था लेकर के। क्या आप इनकी बात से सहमत है कि ये साइड इफेक्ट बीजेपी की ये जो लहर आई है, जो इस तरह की बड़ी विक्ट्री देखने को मिली है और जो क्षेत्रीय जो सरकारें हैं जिनको बिल्कुल समेट दिया है, ये उसका साइड इफेक्ट है? आप इनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले तो भारत के लोगों ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में दिया है, उसके लिए हम विनम्रता से भारत की जनता के प्रति अपना नतमस्तक होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो कभी भी किसी भी जीत के आलम में किसी भी प्रादेशिक स्तर की सरकार जो
गैर भाजपाई पक्ष की हो, उसको छेड़ने में, उसको अंदर उठापटक करवाने में कांग्रेस जिस प्रकार की रणनीति और राजनीति पिछले 65 वर्षों में करती आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ऐसा कुछ भी करने के अंदर कोई भी रुचि नहीं है। जो बिहार में हुआ है, पिछले वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के रूप में, प्रधानमंत्री पद के अग्रणीय नेतृत्व के रूप में जब कमान मोदी जी को संभाली थी, तब 17 वर्ष के लंबे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के गठबंधन को ये कह के नीतीश जी ने तोड़ा था, मैं इस गठबंधन के विरोध में हूं, मैं मोदी जी के नेतृत्व के विरोध में हूं, मैं गुजरात के विकास के मॉडल के विरोध में हूं। इसलिए उस लोकसभा, जो पिछली लोकसभा थी, 40 में से 20 सीटें नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यू की थी। जो उस गठबंधन को तोड़ने के बाद और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की आंधी और सुनामी के बाद 20 से 2 सीटों के ऊपर आकर टिक गई। इसलिए आज जो बिहार के अंदर नाटक और नौटंकी जनता दल यू के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रादेशिक सरकार को किसी भी रूप में डिसमेंटल किया जाए या उसको टच बेस कर उसके अंदर जो अंतर विरोध है उनको उभारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व सकारात्मक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का हकदार है। विजय जी, बिल्कुल हमारे साथ आपने जो अपना पक्ष रखा, इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुट चुके हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। राजीव जी, आपने बीजेपी के विजय जॉली को सुना, उनका ये कहना था कि आज जो घमासान मची हुई है बिहार में, आपकी सरकार के अंदर जिस तरह का बवाल है, जो जलजला आया है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जो पिछले साल आपने इनसे गठजोड़ तोड़ा और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई और आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए बैठे हैं। देखिए, उन्होंने किस दिव्य दृष्टि से बिहार में घमासान देखा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल दल ने एक बार फिर से सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है और उनसे फिर से बिहार की कमान संभालने की गुजारिश की है। और जिस तरीके से आशंकाएं पैदा की गई और आरोप लगाए गए, भ्रम पैदा किया गया कि 50 एमएलए उनके संपर्क में हैं और किसी भी समय वो सरकार को गिरा सकते हैं, तो आज क्या हो गया? आज उनके दावों की हवा क्यों निकल गई है? आज विधानमंडल की ताकत देखिए। और विजय जॉली जी नेता से ज्यादा एक अभिनेता की शैली में बातें रख रहे हैं और लगातार उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए जनता दल यूनाइटेड को लेकर के, ठीक है, आज जनादेश आपको मिला, जनादेश का सम्मान नीतीश कुमार जी ने भी किया, हम सबों ने किया, लेकिन ये उत्साह अहंकार में बदल रहा है, उन्माद में बदल रहा है। और मैं समझता हूं कि फर्श से जो अर्श की जो दूरी और जो यात्रा आपने तय की है, फिर अर्श से फर्श पर चले जाइएगा। जनादेश मिलते हैं, उनको संभालने के लिए भी तमीज होनी चाहिए और मुझे लगता है कि उसकी कमी आपके तमाम नेताओं में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आप विध्वंसक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र विरोधी बयान दे रहे हैं, जिस तरह से आप जनतंत्र की भावना की अवमानना कर रहे हैं, मैं समझता हूं विधानमंडल दल की भावना का सम्मान कीजिए। आपके जनादेश का सम्मान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और पार्टी पूरी तरह से उनके फैसले के साथ उस सवाल पर थी कि आपने इस्तीफा कर दिया, लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है, विकास की जो यह अनंत यात्रा है, जो महायात्रा है, उसमें नीतीश कुमार जी का बिहार में होना आवश्यक विधानमंडल ने समझा और इसीलिए विधानमंडल ने उसे फिर से गुजारिश की कि वो उस फैसले पर पुनर्विचार करें। मैं एक बात नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? अगर उन्हें विधानमंडल को ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या इस हार के लिए वो कहीं भी जिम्मेदार है कि वो नैतिक जिम्मेदारी ले, तो फिर ये सब कवायद क्यों हुई? खामखाम एक अस्थिरता का माहौल क्यों खड़ा किया गया? नहीं, उनका इस्तीफा पहले हुआ और इस्तीफे के बाद विधानमंडल दल ने उस फैसले को बदलने की गुजारिश की। अब शीतल जी देखिए, सवाल यह है कि आप बयानों के आप लगातार पिछले 2 चरणों के चुनाव जब लोकसभा चुनाव के बाकी थे और आज तक के बीच जो बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सवाल यह है कि आप बयानों के आप लगातार पिछले 2 चरणों के चुनाव जब लोकसभा चुनाव के बाकी थे और आज तक के बीच जो बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कि बिहार में 50 विधायक उनके संपर्क में है, सरकार 21 तारीख को गिर जाएगी,
बिहार में नीतीश कुमार जी का सफाया हो गया। देखिए, सीटें आपको भी 1984 में 2 आई थी और आप यहां तक पहुंचे हैं, तो ये लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। कभी आपको स्वीकार करती है जनता, कभी आपको कहती है कि आप तरीके से जनता के बीच अपनी बात नहीं रख पाए तो आपको आगे अवसर दिया जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस अवसर का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से कीजिए। पूरे देश में वायदों की जड़ी आपने लगाई है, वायदों की पोटली और अलादीन का चिराग आपके पास है, जो मांगोगे वही मिलेगा। जनता दल देश में जो सवाल है उसका समाधान आपके पास करेंगे। उसके तरफ क्या ध्यान भारतीय लगाइए। जनता पार्टी ने जनता दल यू के बिहार के मुख्यमंत्री को रेजिग्नेशन देने के लिए प्रेरित किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किसी प्रकार का प्रेशर बनाया? ये बहुत मर्जी से बोल दे, विजय जॉली नेता नहीं अभिनेता वो ये कह रहे हैं, मैं तो इनसे बोल रहा हूं, नाटक और नौटंकी जनता दल यू के लोगों ने करी, क्योंकि इनको पता था इनका जो कुनबा है इकट्ठा। मैंने इसीलिए कहा कि नौटंकी आप कर रहे हैं विजय जॉली जी, और फिर वो कह रहे हैं कि उनकी कुनबे मैंने कहा कि आप नेता की भाषा नहीं बोल रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई हाथ, मैंने शुरू में कहा भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक नहीं, आपने बयान दिया है, आपको बिहार की राजनीति का ज्ञान नहीं है विजय जॉली जी। अगर आपके नेताओं के बयान है, लगातार आपके नेताओं के बयान है कि 50 मिनट अच्छा मेरा सीधा सवाल, अगर बिहार के अंदर अगर उठक पटक इनकी पार्टी में हो, विजय जी अगर देश की जनता ने मोदी के मुझे सवाल पूछने का मौका दीजिए, मुझे सवाल पूछने का मौका दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको इनके अंदर की जो भी गतिविधियां उस पर कोई आपका कोई सरोकार नहीं है, तो फिर सुशील मोदी क्यों कहते हैं आपसे थोड़ी देर पहले कि भाई इनके तमाम एमएलए की परेड कराई जाए राजभवन में? तो आप खामोश रहिए ना, आप उनको करने दीजिए। हमारा ये मानना है, चाहे सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के नेता हैं, हमारे ऑल इंडिया के नेता हैं, और उन्होंने कभी भी बिहार की जो जनता दल यू है या उसकी सरकार है उससे अलग होने के बाद भी इस सरकार को उठक पटक करने के लिए कभी उसके अंदर कोई रोल नहीं किया। अगर रोल करना होता तो हम पहले ही इनकी सरकार गिरा देते। भारतीय जनता पार्टी 17 साल तक इनके साथ आपके पास में नहीं है, मोदी के नाम पर ये आपके पास में नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है बिहार में सरकार गिराने की, गलतफहमी के शिकार नहीं हुई है। हमारी खुली चुनौती है। आपके नेता कहते थे खुली चुनौती क्या देंगे? 20 से 2 पे आ गए, अब 2 से 1 में भी नहीं रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। बिहार की जनता ने उस चुनौती को, मैं आपको चुनौती अभी दे रहा हूं। मेरे सवालों का जवाब देते रह जाइए। अगर बिहार में सत्ता की हड़बड़ाहट आपको नहीं है, मैं विनम्रता से 50 विधायकों का दावा क्यों किया? विकास के साथ, मोदी के साथ। चलिए, हमारे पास बहुत वक्त है, हमारे पास बहुत वक्त है, आप दोनों खूब उलझिएगा। एनके सिंह साहब से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। शीतल, ये जो बिहार में जो कुछ भी हुआ है, ये बात सही है कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप लगातार टच में रही, वहां के एमएलए से, इसमें जेडीयू के हैं, और कोई फ्रस्ट्रेशन होता है तो टच में रहता है। नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इंजीनियर बीजेपी ने कराया है, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी थी जिसमें कि एक एलिमेंट था जो कि रिजेंटफुल था नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को लेके या उनके कंडक्ट को लेके, जो हमेशा होता है, कोई नॉर्मल बात है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन नीतीश ने इतना तो किया ही है कि इस्तीफा दिया। ये हो सकता है चेकमेट करने के लिए, तो एक अलग पक्ष है। ये जो आप मोदी इफेक्ट बता रही हैं कि मोदी साइड इफेक्ट है, ये सोशल चेंज हो रहा है। सोशल चेंज में जो पैराडाइम शिफ्ट है, आप देखें कि कास्ट बैरियर्स टूट रहे हैं। मायावती को 19% अगर वोट मिलते हैं, जबकि 22% सिर्फ दलित है, तो इसका सीधा मतलब है कि बैरियर्स टूटे हैं। और ये सिर्फ मोदी इफेक्ट से नहीं, एक इंडिविजुअल की वजह से सोशल चेंजेस नहीं होते हैं। उसकी वजह यह है कि आप देखें पिछले 4 सालों में अन्ना हजारे के आंदोलन से एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आता है। वो न तो बलात्कार टॉलरेट करता है, न वो करप्शन टॉलरेट करता है, वो सड़क पे आ जाता है। और यानी जनता को एक सकारात्मक बदलाव की तलाश। हाँ, एग्जैक्टली। मोदी अन्ना में ढूंढी गई, कभी आम आदमी पार्टी में, और अब बीजेपी नरेंद्र मोदी। ये बात सही। आप बीजेपी का ही देखें तो इसमें विस्तार भी है। वो चेन्नई से लेके, तमिलनाडु से लेके और असम तक गया है, और गहराई भी है। सोशल सेगमेंट में भी बीजेपी का स्प्रेड हुआ है। इसलिए नहीं कि कोई मोदी आया है, इसलिए कि जो सोशल चेंज था उसको किसी मोदी ने
जेल किया और उसको ये दिया कि हाँ भाई आपके एस्पिरेशंस को हम फुलफिल करेंगे। समय की धारा को पहचानना ठीक है। जनता के पास एक सेकंड शीतल जानो, मैं एक दो लाइन बोल देता हूँ, फिर एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा शीतल रुक जाओ। देखो, मैं राजीव रंजन जी से मैं जरूर संघर्ष करता हूं, लेकिन मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं कि बहुत गहराई से सोचते हैं। लेकिन मुझे ये दुख है कि ये जो चुनाव है ये सामान्य चुनाव नहीं, जिसको तात्कालिक परिघटना जो लोग भी मान रहे हैं ना, उनको आगे भी समस्याएं होंगी। अगर पार्टियां, राजीव रंजन जो है कोई, ये समय प्रतिमानात्मक बदलाव का है, नए नेता, नए नेतृत्व, नए नारे, नए शब्दावलियां, नए आचरण, अगर इस रूप में पार्टियां नहीं आएंगी तो पुराने नारे, पुराने शब्द, पुराने तरीके, उसको ये देश नकार देगा और ये सारी पार्टियां आने वाले 5 सालों में नष्ट हो जाएंगी। अगर यही आदत बनी रहेगी, ये तो तात्कालिक है, हम भी हारे थे, आप भी जीते थे। 1989 से इस 25 वर्ष में भारत ने जो कुछ भी देखा है उसको नकारने की स्थिति में जनता आ गई है। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसको पहचानना पड़ेगा। जनता जनार्दन भी मौजूद है। हाँ, राजीव रंजन जी से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी से उन्होंने जो तोड़ा 17 साल का नाता, इससे उन्हें दुख है या नहीं? बड़ा स्वाभाविक सा मुझे लगता है इसका जवाब होगा, लेकिन राजीव जी इस फैसले पर किसी पछतावे की वजह इसलिए नहीं है कि अगर आप नीतीश कुमार जी के बयानों को देखेंगे, उन्होंने कहा था कि इसका खामियाजा जिस तरीके से भी भुगतना होगा हम भुगत लेंगे, लेकिन ये एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता का सवाल है और इस फैसले को लेकर के कहीं कोई दुविधा पार्टी के अंदर न कल थी और न आज है। हमने बिहार में जो लोग भी कहते हैं, आज एक विश्लेषण आ रहा था अभी एनके सिंह साहब का भी, जातीय शक्तियों को जनता ने नकारा, धर्म और संप्रदाय की राजनीति को जनता ने नकारा। देखिए, जनादेश का सूक्ष्म विश्लेषण करने का ये समय नहीं है, इसलिए कि एक विराट जनादेश है और अप्रिय चीजों को कह करके हम नहीं चाहेंगे कि एक दूसरी दिशा में बहस जाए। लेकिन तमाम जो कार्ड्स हैं इस महाविजय में वो सबके सब इस्तेमाल किए गए, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है और जो जीता वही सिकंदर, ये प्रचलित ये मुहावरे हैं। और मैं मानता हूं कि विजय के इस क्षण में अगर बहुत ऐसी टिप्पणियां हम करें जिससे कि वो आपको सूट नहीं करे, अब इसलिए कि विश्लेषण के मूड में आप एक खास दिशा में आप हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि चूंकि आपको लंबे समय का अनुभव है और आप एक काफी आपको देश की राजनीति को समझने का मौका भी मिला है, लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि पार्टियां पलटवार करती हैं और ये अंतिम फैसला नहीं है जनता का। आपको अवसर मिला है, देश की विविधताओं के अनुरूप आपको परिणाम देने होंगे। जितनी अपेक्षाएं जगाई हैं उनका समाधान ढूंढना होगा, गिरते हुए रुपए को स्थापित करना होगा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा, बेरोजगारी खत्म करनी होगी, महंगाई पर लगाम लगानी होगी और ये बड़े फैसले हैं। मेरा सवाल आपसे, आपने एक अहम बात कही कि जितने तमाम शक्तियां थी उनको जनता ने नकारा, ऐसा विश्लेषण हो रहा है जातीय, तो क्या आप ये नहीं कबूल रहे अब भी कि जातीय शक्तियों को जनता ने नकारा है? अब भी आप ये कबूलने को तैयार नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये मानता हूं कि अगर कोची में नरेंद्र मोदी जी के भाषण को देख लेंगे, उन्होंने दलितों के सम्मेलन में क्या बातें कही और प्रियंका वाड्रा के भाषण के बाद उन्होंने नीच राजनीति को लेकर के नीच सवाल दूसरा है, बयान उन्होंने नीच नरेंद्र मोदी ने जाति का इस्तेमाल किया कि नहीं? मेरा सवाल ये नहीं, तो मेरा सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने जाति का इस्तेमाल, मेरा सवाल ये कि जनता ने जातीय शक्तियों को नकारा, ये तो स्पष्ट हो गया, जैसा मैंने यूपी में देखा, बिहार में देखा। नहीं, आप देखिए शीतल, ये विश्लेषण आधा ग्लास भरा है, आधा खाली है या आधा भरा है, ये वही है। आपका नजरिया ये हो सकता है, हम ये समझते हैं कि सामाजिक समूहों का जिस बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है, काफी चतुराई के साथ, क्यों कम हो गए? दलित राजनीति हो, अति पिछड़ी राजनीति हो, लगातार जी आपके वोट 8% कम हो गए इस इलेक्शन में, आखिर तो शुद्ध निश्चित तौर पर अगर हमारे 8% वोट कम इसलिए हुए कि एक प्रचार का जवाब हम दे पाने में कामयाब नहीं हो पाए। लड़ाई पूरे देश में भाई आपको ताजगी है, आप अच्छा तर्क करते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारी ये बहस जारी, हमारे पास वक्त है, जनता हमारे साथ है, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फिर जंगल में।
रहे हैं कि बिहार में जो हमने देखा, क्या वही रिपीट हमें और उन राज्यों में भी देखने को मिल सकता है जहां पर अल्पमत की सरकार चल रही है, या जुगाड़ से बनाई गई सरकार है, या ये मोदी की सुनामी का इफेक्ट है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय जौली, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणब झा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं आरजेडी, माफ कीजिएगा मैं बार बार इनको आरजेडी कह पाती कह देती हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, जिनके लिए आज गठजोड़ होने वाला था जिनके लिए आज सवाल ही सवाल है तमाम पैनलिस्ट के पास और जनता के पास भी, और जनता भी खास तौर से कई सवाल पूछना चाहती है। आप सवाल पूछना चाह रही हैं, किससे आपका सवाल? राजीव जी से। अच्छा ठीक है, माइक ऊपर रखे आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी राजीव जी नमस्कार। देखिए आप ये बताइए, धर्म और ये जो आपका भेदभाव है, जाति का क्यों भेदभाव करना चाहता है, जबकि मोदी जी ने कह दिया है कि सब हमारे साथ बराबर हैं, कोई भेदभाव? आप बताओ, क्या हिंदू और मुसलमान में खून का अंतर है? जैनी, बुद्धि, ये क्रिश्चियन, क्या इनमें अंतर है? आप क्यों जनता में ये भेदभाव डालना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इनका सवाल स्पष्ट है कि जब जनता ने जाति से, धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है, तो आप क्यों उसी पर बने हुए हैं? सबको साथ लेकर चलूंगा, कोई जाति धर्म कोई जो है भेदभाव नहीं करना। और आप जो है केवल पता नहीं जाति की रोटियां सेकते हैं या क्या, आपको समझ नहीं आता। आपका सवाल पूरा हो जाए तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। धन्यवाद, हो गया जी। देखिए, सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड ने जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है, और जनादेश की भाषा पर कोई बात हम नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि अभी तुरंत ये जनादेश मिला है। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सबको साथ लेकर के चलने की अपेक्षाएं देश की हैं। ये भरोसा जगाने का काम जरूर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी पार्टी पर इस तरह के आरोप इसलिए नहीं लगाए जा सकते हैं कि चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़ी जातियों के लोग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हमारे दल ने सबको प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन केवल एक गुजरात में अल्पसंख्यक तबके के लोगों को लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भागीदारी नहीं दी गई। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के इस जीत के महाजश्न में गुम हो गया है, इसलिए मैं इस सवाल पर जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह आरोप उल्टा आपने मुझ पर लगाया, हमारे दल पर लगाया, इस पर मैं हैरान हूं। हमारी पार्टी विकास की बात करती है, जाति और धर्म की बात नहीं करती है। और पूरे चुनाव अभियान में नीतीश कुमार जी की बातों को देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको जाति और धर्म के नाम पर गोलबंदी की बात मिले तो निश्चित तौर पर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होऊंगा। चलिए, एक सवाल और बिल्कुल आएंगे आपके पास। राजीव रंजन जी नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप जो है विजय जौली जी को आप विजय जौली जी से पूछ रहे थे कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 2 सीट मिली थी। आपने भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड तो चेक कर लिया, आप हमसे सरलता पूर्वक बताइए कि 2000 में आपके बिहार असेंबली में जेडीयू के कितने विधायक चुन के आए थे? और पहला, और दूसरा, आपके सामान्य ज्ञान आपके सामान्य ज्ञान को समृद्ध करने के लिए इस बहस को लंबी दिशा में देखिए, आपने छेड़ा था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सब लोग जानते हैं। पहला नहीं, आप ये भारतीय आप जनता दल यूनाइटेड से सवाल पूछिए ना, आप विजय जौली जी की वकालत क्यों कर रहे हैं? आप जनता से जुड़े सवाल पूछिए। छोड़ दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब आपको दे रहा हूं। समता पार्टी बनी थी, छोटी पार्टी थी, और उस पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों गठजोड़ में शामिल होने का न्योता दिया और क्यों उनको गठबंधन की अगुवाई करने का अवसर दिया, इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। अरे पहले बात तो सुन लीजिए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 35 से 45 सीटों पर बिहार में चुनाव जीतती थी, और वो सैचुरेशन पॉइंट था, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ पा रही थी। नीतीश कुमार जी छोटी पार्टी के नेता थे, लेकिन एक बड़ी पार्टी का विघटन हुआ था और वहां से आए थे, और उनका कद बड़ा था, और इसलिए गठबंधन का नेता उनको लालू प्रसाद यादव के विकल्प के तौर पर चुना भारतीय जनता पार्टी। चलिए आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। बिहार फिर आएंगे। अगला सवाल। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। किससे आपका ये सवाल है? पार्टी कहती है
आपकी पार्टी कहती है हमारे पास बिहार में पूर्ण बहुमत है, दूसरी तरफ आप आरजेडी से हाथ मिला रहे हैं जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे किसी बयान का कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि आधिकारिक तौर पर किसी गठजोड़ के संकेत कहीं से नहीं है। लालू प्रसाद जी ने भी इस गठबंधन से इनकार किया है और हमारी पार्टी भी गठबंधन के इन बातों को खारिज करती है। इसलिए इस तरह के बयानों के जरिए इस बहस को दूसरी दिशा मत देने की कोशिश। ऐसा है बहस जो है मोदी साइड इफेक्ट के बाद, देखो मैं जरा इसको सरल शब्दों में कहता हूं, जो राजीव जी कह रहे हैं कि जाति नहीं है। मैंने जो 1989 को लिया, इसको समझिए, 1989 से जो मंडल कमीशन के बाद जो धारा शुरू हुई उसमें जातीय समीकरण बना करके और चुनाव जीतने, नेता बनने के कारण कई दल खड़े हुए और दुर्भाग्य से नीतीश कुमार भी उसी में से, लालू यादव उसी में से, सब जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो 2010 से नीतीश कुमार ने एक तीखे घृणा का जो व्यवहार किया, उसके पीछे मात्र इतना ही कारण था कि हमको मुसलमानों का एक बड़ा चंक मिल जाए जो कि लालू यादव का था। उसके अलावा एक सेकेंड, उसके अलावा पिछड़ी जातियों का कुछ अग्री मिला के नहीं, जो मैं कह रहा हूं इसके आगे है। वो भूल गए कि समय अब इससे आगे निकल चुका है, युग बदल रहा है, देश नए प्रतिमान की ओर बढ़ रहा है। अब उस प्रकार के समीकरणों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने मैं नहीं मानता हूं कोई मानक बन के उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन जनता ने उन सारे प्रतिमानों को ध्वस्त किया है, देश का मानस बदल रहा है। इसलिए मैंने आज शरद जी के भी एक व्यक्ति रात मिले थे, हमने कहा अगर आप सोचते हैं कि लालू यादव के साथ मिल करके फिर से एक समीकरण बनाएंगे तो उसके खिलाफ इतनी प्रतिक्रिया होगी कि आपकी जनता दल भी खत्म हो जाएगी और आरजेडी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब जातीय समीकरण पर मत देने के लिए देश तैयार नहीं है और वैसे नेताओं को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अवधेश जी, मैं आऊंगी प्रणव झा के पास। प्रणव जी, क्या ये हकीकत, आएंगे आपके पास आएंगे मैम, ये जो जमीनी मूल हकीकत थी ये तो आपकी पार्टी भी नहीं समझ पाई, जेडीयू की तो क्या बात करें। शीतल, इसके पहले मैं जनता के प्रश्नों को सुन रहा था और अवधेश जी की भी बात को सुन रहा था। क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग एक दौर से गुजर रहे हैं, समय बदलता है, इवोल्यूशन होता है और जनता में भी बदलाव आया है। खास करके जो 10 करोड़ नई जनसंख्या, नए लोग जो आए हैं वोटर बनकर, पर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। आज मैं बात नहीं करना चाहता था और खास करके ये बात मैं ज्वाली जी से नहीं कहना चाहता क्योंकि जीत का सेहरा है इनके ऊपर और लोगों ने जनादेश दिया है, उनको अभी सिर्फ काम करना चाहिए। पर जनता जो होती है वो पंच होती है, पंच में परमेश्वर का रूप होता है। आप कैसे भूल जाते हैं? मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा, मैं उत्तर नहीं चाहता, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि क्या बिहार के रैली में मोदी जी ने जाकर वहां यदुवंशियों की बात नहीं की थी, यदुवंशियों को आह्वान नहीं किया था? मैं याद दिलाना चाहता हूं बंगाल के आसनसोल में जाकर क्या मोदी जी ने जाकर वहां ये नहीं कहा कि जो दुर्गाष्टमी मनाता है वो तो हिंदुस्तान में रहे, नहीं वरना वो चला जाए बांग्लादेश, उनके लिए जगह नहीं है। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कहता हूं आपको कि क्या ये परंपरा नहीं रही गुजरात में चुनाव के समय? 2002 का रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मैं शिविरों में, राहत शिविरों में, ये तो बच्चा जनने का फैक्ट्री है, ऐसे जगहों पे मुझे क्या करना है, मुझे ये पुरानी बातें हैं। पर आप में पंच बसता है, आप में परमेश्वर है। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने कान और आंख खुले रखें और हम हैं विपक्ष की भूमिका में, और जो जैसे आपके साथ हम सहयोग करेंगे, प्रमुख पार्टी के साथ सहयोग करेंगे और देश को आगे ले जाने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से विकास के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं होगा, इसलिए विकास के मुद्दे के ऊपर बहस को जातिगत समीकरणों में, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के संदर्भ में, क्या ये सच नहीं है? मैं अपने विनम्रता से अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को पिछले चुनावों में मौत का सौदागर नहीं कहा था? उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोग आए। सबसे पहले उन्हीं ने कहा। सबसे पहले इस बार क्या इमरान मसूद साहब ने यूपी के अंदर नहीं कहा कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर दो? क्या कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने इस पूरी बहस को, इस पूरे चुनाव को आरोप और प्रत्यारोपों के अंदर नहीं बदल दिया? मोदी जी ने पटना की रैली में, मैं और इनको बताना चाहता हूं,
8 लाख लोगों की पटना की रैली के अंदर जब बम फट रहे थे, जब मोदी जी ने एक नायक के नाते सबका इम्तिहान और उस घड़ी को पार किया और उन्होंने कहा ये मुसलमानों को और हिंदुओं को ये खुद तय करना है कि उनको विकास चाहिए या विकास के नाम पर जो आपके वोटों की राजनीति करते हैं, आपको संप्रदाय के आधार के ऊपर हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से भिड़ाते हैं, आपको उसको तय करने में मैं अदब से कहना चाहता हूं, मैं अपने हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई भाइयों को जिन्होंने मिलकर मोदी जी के पक्ष में, सभी धर्मों के लोगों ने मोदी जी के पक्ष में अगर वोट नहीं दिया होता तो 336 का आंकड़ा हम पार नहीं कर पाते। इसलिए सबको साथ लेकर चलना, सब धर्म और उन धर्मों के बेटे और बेटियां भारत की संतानें हैं, उसको विकास की ओर मोदी जी का जो रथ है वो आगे विजय जी, प्रणव जी से एक क्विक रिएक्शन, फिर एनके सिंह के पास चलूंगी। बहुत छोटी सी बात कहूंगा, बहुत साधारण बात कहूंगा। 543 लोग चुनकर आए हैं इस देश में। आप कहेंगे कि क्या ये जो चुनाव था, ये जनादेश था, ये जाति के आधार पर नहीं था, ये करप्शन के अगेंस्ट था। एक एक एग्जाम्पल दूंगा मैं कि देखिए, इसी लोकसभा में येदियुरप्पा चुनकर आए हैं, इसी लोकसभा में श्री मालू चुनकर आए हैं, इसी सभा में ऐसे लोग आए हैं जो जात की राजनीति करते हैं। तो ये जनादेश जो है, ये 10 साल से एक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और लोग शायद बदलाव चाहते थे। और ये जो जनादेश है, ये लोगों की अपेक्षाओं के लिए है। हम उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, वो हमसे कुछ और चाहते थे, और इसलिए हमारे विपक्ष में जनादेश मिला। जीत पर जो व्यक्ति जीता हो उसको अधिकार है वो कुछ भी माने, कुछ भी कहे, और हम नतमस्तक हो गए, अपनी बात जो है सुनेंगे। तार्किक हैं, बहुत समझदार हैं, तर्क बहुत अच्छा करते हैं। एक फैलेसी इनके तर्क में, अगर नरेंद्र मोदी के पटना में जाके यदुवंशियों को याद करने से सारे के सारे यादव उनकी तरफ चले जाते हैं और लालू यादव चुपचाप बैठे रहते हैं, ये बड़ा मजाक लगता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कोई आह्वान वहां पे जाके कर दिया कि साहब जितने भी देवी को मानते हैं वो रहेंगे। यूज करने की बात नहीं होता है, ये नहीं हुआ है, नहीं, ये यूज नहीं हो रहा है। आप समझे, अगर मान लीजिए कर दिया, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि जनता का ये मतदान कैसे हुआ है। ये शुद्ध जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो हुआ, येदियुरप्पा को लाता है, जयललिता को भी लाता है। जयललिता अगर करप्शन केस में फंसती है तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन ये कहना नहीं होगा कि भारत इसका मतलब भ्रष्टाचार चाहता है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनादेश, ये लोग, ये साइंटिस्ट स्ट्रे केसेस से कोई जनरलाइज नहीं कर सकते। आज जो मतदान हुआ है उस मतदान में सीधा है कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लोगों की समझ, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, लॉजिक पावर बढ़ा है, इसलिए समाज अब नई तरह सोच रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उसको कैच किया। लालू यादव, नीतीश कुमार वो कैच नहीं कर पाए। और नीतीश कुमार जी की बाकी विकास वगैरह सब ठीक है, एक चीज तो वही है कि रिजेंटमेंट था, उनके एक टिपिकल स्टाइल है और इस स्टाइल से थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट था उनके कैडर में। कैडर डेवलप नहीं होने दिया। जो रीजनल पार्टीज की प्रॉब्लम यही है कि वो चूंकि सिंगल लीडर बेस्ड होती हैं तो कैडर वो डेवलप ही नहीं हो पाता है। ये एक प्रॉब्लम थी जो कि मेरे ख्याल से राजीव जी भी मानेंगे, हमारी बात से कई बार इत्तेफाक करते हैं, तो शायद इससे इत्तेफाक करेंगे कि कैडर नहीं डेवलप। मैं शीतल जी बड़ी विनम्रता से राजीव रंजन जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या 24 घंटे पहले जिस नीतीश कुमार जी ने कल बड़ी विनम्रता से हारने के बाद 20 से 2 सीटें आने के बाद 40 लोकसभा सीटों में बुरी तरह से 38 में धाराशाही होने के बाद जो 24 घंटे पहले इस्तीफा दिया था, विनम्रता है कि आप क्या वो हो रहे हैं, क्या वो विजय जी अगले 24 घंटे में कि स्विच हो रहे हैं आप उनको, अगर क्या अगले 24 घंटे में क्या ये सच नहीं है कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और उस पद को लेंगे जो उन्होंने 24 घंटे त्याग दिया था? क्योंकि अभी राजीव रंजन जी ने कहा, इनके पार्टी के एमएलएज ने, इनकी सीएलपी बिहार ने, जो इनके दल की है, उन्होंने नीतीश जी से ये विनम्रता से निवेदन किया है फिर भी कि आप हमारे दोबारा नेता बने रहो। मैं इसलिए विनम्रता का शब्द कर रहा हूं। अगर मैंने विनम्रता का शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो ये कहेंगे लो जीत के अंदर ये तो आपने और एनके सिंह साहब ने जेडीयू पर कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं, राजीव रंजन से रिएक्शन। राजीव जी, मुख्यमंत्री पद
की दोबारा शपथ लेंगे या नहीं? हाँ, तो पहले उनके धारा प्रवाह प्रवचन को पहले विराम दिलाइए, फिर वापस लिया। नहीं, पहले उनके प्रवचन को विराम दिलाइए ना शीतल जी। राजीव जी, आपने मुझे पहले बोला था, इसलिए अब आप भी तैयार रहिए। पहले तो मैं आपको कहूँगा आप विराम दिलाइए ना शीतल जी। राजीव जी, आपने मुझे पहले बोला था, इसलिए अब आप भी तैयार रहिए। पहले तो मैं आपको कहूँगा शब्दों के अपव्यय के बजाय आप एक रिकॉर्डेड कैसेट साथ में अगर रखेंगे तो देश का भी समय बचेगा, आपके भी मुझे लगता है कि आपका भी शारीरिक नुकसान कम होगा। पहली बात तो ये है कि ये उत्साह अहंकार से बढ़कर उन्माद में बढ़ रहा है और यही आपके विनाश का कारण बनेगा। इसके लिए देश को या हमें बहुत कुछ नहीं करना। ये दोषारोपण कर रहे हैं। अब सुन लीजिए पहली बात, अब विजय जॉली जी अपना भाषण भी तो बंद कीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात का सीधा नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कल नीतीश कुमार जी दोबारा पूरी बात का जवाब दे रहा, पहले आप सुन तो लीजिए। आप शब्दों के हेरफेर में दर्शकों को मत घुमाइए, आप बताइए सीधा 1 to 1 क्या बनेंगे? आप सवाल पूछ रहे हैं या केवल आप अपनी बात कहना चाहते हैं? बता दीजिए क्या हो गया। विजय जॉली जी, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। शीतल जी, आप इनको चलिए विजय जॉली जी, आप बिहार तक सीमित करके आपको जो कुछ श्रेय मिलने वाला है उसको घटा रहे हैं। मैं तो कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो बड़ा श्रेय मिले आपको। आप बिहार तक सीमित हो जा रहे हैं। जो इनके अभी बोल लीजिए, इसका जवाब हमसे कल ले लीजिएगा। आप में होड़ लगी है कि आप अपनी बात कहिएगा, सुनिएगा नहीं। आप नमक रख रहे हैं उनके जख्म पर। उनके नेता को बिहार के जनता ने दुर्भाग्यपूर्ण है, विद्रोह हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका पूरा फॉर्मेट एक तरफा है। आप नमक रख रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विजय जॉली जी ने सवाल पूछे, सवाल के बाद अवधेश जी की बात शुरू हो गई। आप जवाब कब लेंगे? लीजिए, आप ही का वक्त है। आप ही का वक्त है राजीव जी, आप ही का वक्त है। इनको चुप करा रहा था कि आप बोले। बोलिए। मैं ये नहीं, आप बोल लीजिए, आप छोड़ दीजिए, मैं आज नहीं बोलूंगा। आप ही बोलिए। आज आप और विजय जॉली जी आज का समय इस्तेमाल कर लीजिए, कल आपको समय दे देंगे। राजीव जी बोलिए, हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है अवधेश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसको ये समझ लीजिए कि आपकी जो लगातार जो बयानबाजियां थी, जो आपके दुष्प्रचार थे, उसका जवाब आज बिहार के जदयू के विधानमंडल ने दे दिया है। विधानमंडल ने नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके नीतीश कुमार जी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करके 2 बातें कर दी और वो मान जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को 50 विधायकों के, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, 50 विधायकों के साथ का अगर आपका दावा सही है तो उन विधायकों की परेड करा लीजिए। अगर इन दावों में दम नहीं है तो बिहार की जनता से माफी मांग लीजिए। आज बिहार विधानमंडल ने बता दिया है कि पूरी तरह से इस पराजय के बाद भी बिहार के विधानमंडल के तमाम सदस्य नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार का विकास चाहते हैं और इस पराजय से हम आगे के विजय के रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। जो हमारी कमियां हैं उस पर पुनर्विचार करेंगे, जहां जनता की शिकायतें हैं उनका निराकरण करेंगे और जो हमारे संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है, उनको हम मुकम्मल उनकी तैयारी करेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जो विधानसभा का चुनाव 2015 में होगा हम फिर से पलटवार करेंगे और काफी मजबूती के साथ लौटेंगे। देखिए, जनता तो आपके साथ नहीं है, आपका विधान मंडल का दल मुख्यमंत्री। आपने फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या मुख्यमंत्री कल दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? आपके सवाल क्या है या आप भी नहीं समझ पा रहे? रेजिग्नेशन। आपके सवाल का जवाब आपको खुद नहीं मालूम है। फिर कहे आपको केवल कुछ बोलना है इसलिए आप बोल रहे हैं। आप हमारी बात का जवाब विजय जॉली जी, ये नोटंकी कल का इंतजार कीजिए, बिहार के अंदर इंतजार कीजिए। फिलहाल हमारे जनता अरे बंद कीजिए नौटंकी वगैरह शब्दों का चयन। आपको खुश नौटंकी लग रहे हैं। आपकी शैली है पुराने लोगों से। जॉली जी, आप भी जरा ढंग से सुनिए। ऐसा है, मोदी जी को पूरे देश ने प्रधानमंत्री चुना है, बीजेपी ने नहीं चुना है। ये भ्रांति आपको नहीं होना चाहिए। देश पार्टियां नहीं चाहता।
देश देश का नेता चाहता है। और यही बात मोदी जी ने बार बार कही है कि मैं 125 करोड़ लोगों का नेता हूं, केवल आपके बीजेपी का नहीं हूं, कांग्रेस का नहीं हूं, दलित का नहीं हूं, वो उन्होंने भाव रखा ही नहीं है। आप लोग ये नए नए प्रकार की फिर भी उस पुरानी जो आपकी जो अंधविश्वास बने हुए हैं, पुराने जो आपके भ्रम बने हुए हैं, उससे ऊपर क्यों नहीं उठना चाहते हैं? अब आप क्या नई जाति खड़ा करना चाहते हो? कांग्रेस जाति, बीजेपी जाति, बसपा जाति, सपा जाति, वाई? क्यों नहीं हम अपने देश के बारे में सोचें, निष्पक्ष होकर, निर्दलीय होकर के? देश सबका है, आप सबका है, आप क्यों नहीं जो मोदी चाहते हैं उसके अनुसार आप जीना चाहते हैं? जहां तक चलिए, बहुत बढ़िया, इस पर तारीफ जरूर बनती है। संसदीय लोकतंत्र में राजनीति और राजनीतिक दल का सर्वाधिक महत्व है। वो एक आम आदमी की भाषा है, उनको समझाना जरूरी है। पार्टी में पार्टियों का रहना ही आवश्यक। चलिए, वो एक आम जन तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। नहीं, प्रश्न का वक्त नहीं है, मतलब फिर कभी ये एक आम जन का मन था और जन के मन को हम टटोलते रहते हैं। हमारी इस खास पेशकश जनगण मन में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। फिलहाल इतना ही। सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।